नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार अपडेट एंड फोरकास्ट। और इस वीडियो में मैं 18 मार्च 2023 के मौसम के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले अगर मैं मतलब आपको दिखाऊं कि कौन से क्षेत्र में पिछले यानी जो प्री मानसून सीजन अभी चल रहा है मार्च का, तो जो प्री मानसून सीजन में कहाँ पर कितनी बार गतिविधियां हुई है, यानी कि अभी पहला ही महीना है, तो 1 मार्च से लेकर के अभी आज यहाँ आप देखिए 17 मार्च है। तो 17 मार्च तक कितनी वार्षिक गतिविधियां किन इलाकों में देखने को मिली, यानी कि कहाँ पर लार्ज डेफिशिएंसी है, कहाँ पर डेफिशिएंसी है, कहाँ पर नॉर्मल है, कहाँ पर एक्सेस है, कहाँ पर लार्ज एक्सेस। तो ये जो पीला रंग आप देख रहे हैं, ये लार्ज डेफिशिएंसी का है, मतलब -99% टू -60% रेनफॉल, यानी कि काफी ज्यादा डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंट जो लाल रंग है वो डेफिशिएंट है, जो कि यानी कि -59% टू -20% है, देखिए कितनी कम बारिश गतिविधियां देखने को मिली है। और ग्रीन कलर जो है वो नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल का रेंज -19% टू +19% रहता है। और ये जो ब्लू कलर वो एक्सेस है, 20% टू 59% एक्सेस बारिश। और अगर 60% से ज्यादा एक्सेस बारिश गतिविधियां देखने को मिलती है, तो वो जो ये आप देखिए थोड़ा डीप ब्लू कलर है, और यानी कि मीडियम है, हालांकि मतलब आप थोड़ा डीप कह सकते हैं, लाइट ब्लू से ज्यादा गहरा कलर है, तो उस कलर से दर्शाया गया है। तो अभी अगर क्षेत्र वाइज आप देखिए, तो जो प्री मानसून सीजन में यहाँ पर तमाम राज्य भारत के वो जो है पीले रंग के हैं, और कुछ राज्य लाल रंग के, यानी कि कई इलाकों में भारत के इस बार प्री मानसून सीजन में भी अभी आप देख रहे होंगे कि मार्च के महीने में वर्षा गतिविधियां दिख रही है, पर तब भी जो इतनी होनी चाहिए वर्षा गतिविधियां उससे थोड़ा कम है कई इलाकों में। केवल जो आप देखिए क्यूमुलेटिव में 1 मार्च से 17 मार्च तक, तो यहाँ पर केवल नॉर्मल क्षेत्र जो है वो गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के साथ साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम का है। जो गंगा गंगीय पश्चिम बंगाल है वहां पर -10% है, यानी कि ये नॉर्मल रेंज में, तो नॉर्मल से कम ही है, मतलब -10% है, पर इसको नॉर्मल रेंज में ही पकड़ा जाता है। और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में 7% के सरप्लस है, बस यहीं पर नॉर्मल हुआ है। दूसरे इलाकों में आप देखिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, यहाँ पर ये पंजाब हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, इन इलाकों में उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार लार्ज डेफिशिएंसी में बना हुआ है। पूर्वी मध्य प्रदेश लार्ज डेफिशिएंसी में है। और इधर उड़ीसा है, विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा, और यहाँ दक्षिण में भी तमिलनाडु और जो कराईकल का ये जो इलाका, यहाँ पर ये भी आप देखिए राज डेफिशिएंसी में है। क्योंकि अभी तो बारिश की चीजें देखने को मिल रही है, पर शुरुआत में भी अगर मार्च में देखें तो उस समय भी बारिश बहुत कम हुई थी। जैसे अगर आप दिल्ली में देखेंगे, तो दिल्ली में कई इलाकों में आप देख सकते हो कि लार्ज एक्सेस तक है, नॉर्मल के ऊपर है, पर ये क्यूमुलेटिव हम देख रहे हैं, यानी कि एवरेज उतना, यानी कि किसी दिन बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, किसी दिन ज्यादा होती है, तो वो इसलिए हम क्यूमुलेटिव देखते हैं, तो उसी में। तो यहाँ जैसे मैं बोल रहा था, तमिलनाडु में भी जो है लार्ज डेफिशिएंसी, यहाँ पर कोस्टल कर्नाटका भी है, और डेफिशिएंसी में भी कई राज्य, जैसे यहाँ पर असम, मेघालय हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका का ज्यादातर इलाका जो नॉर्थ इंटीरियर और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, और यहाँ पर केरला, इन इलाकों में डेफिशिएंसी बने हैं। और अगर मैं एक्सेस की बात करूं, तो एक्सेस आप देखिए राजस्थान एक्सेस में है, बारिश गतिविधियां ज्यादा देखने को मिली है। और ये राजस्थान में आप देखिए वैसे भी, यानी कि बस 3 mm बारिश होती है, तो यहाँ पर 3.8 हुआ है, तो उतना भी ज्यादा नहीं है, पर जितनी बारिश होती है उससे हाँ कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर जो एवरेज है वो ही बहुत कम होता है। वहीं आप असम, यहाँ पर मेघालय वगैरह एनएमएमटी में देखेंगे, जहाँ पर येलो कलर है, लार्ज डेफिशिएंसी है, वहां पर नॉर्मल 18 का होता है। तो वहां पर सिर्फ 3 mm बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, यानी कि ये तो राजस्थान के इलाकों से भी अब देखिए थोड़ा कम है, पर लगभग उतना है, तब भी यहाँ पर एक्सेस है और यहाँ पर लार्ज डेफिशिएंसी। तो ये एवरेज जो जितना होना चाहिए उसके हिसाब से ये जो है पकड़ा जाता है, कौन सा इलाका डेफिशिएंसी है, कौन सा लार्ज डेफिशिएंसी है, तो उसी के हिसाब से ये येलो में है और ये ब्लू में है। उसी प्रकार पश्चिमी मध्य प्रदेश भी एक्सेस में है,
जो कोंकण गोवा का क्षेत्र है, मुंबई और गोवा वाला जो एरिया है यहाँ पर, महाराष्ट्र का तटीय इलाका और गोवा, ये भी एक्सेस में है। तेलंगाना एक्सेस में है। पूरा जो आंध्र प्रदेश, रायलसीमा आंध्र प्रदेश, ये एक्सेस में बना हुआ है। लार्ज एक्सेस में केवल गुजरात का पूरा इलाका और मध्य महाराष्ट्र। गुजरात में आप देखें राजस्थान से भी कम बारिश होती है, यानी कि जो प्री मानसून सीजन है उस समय गुजरात में काफी ज्यादा कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है, यानी काफी कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है। ये बारिश ज्यादा अब देखेंगे इसके मुकाबले पोस्ट मानसून में भी दिखती है, पर उस समय भी क्या है, जो मानसून सीजन है उसी समय ही गुजरात में ज्यादा दिखती है बारिश, क्योंकि गुजरात में ऐसे यानी कि अरब सागर से नमी तो आती है, पर यानी कि उतनी जो फेवरेबल कंडीशंस बारिश की बन नहीं पाती है। अरब सागर एक तो बंगाल की खाड़ी से थोड़ा ठंडा भी होता है, और गुजरात के अगर यहाँ से जैसे हवाएं चलती है तो ये हवाएं अरब सागर से भी नहीं आती है, शुष्क होती है। तो ये एक थोड़ा फैक्टर है गुजरात के लिए। और साथ ही गुजरात में जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उत्तर भारत में, इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट गुजरात के ऊपर नहीं दिखता, राजस्थान में थोड़ा दिखता है। इसलिए राजस्थान में गुजरात से तो थोड़ा ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है। मतलब कच्छ, सौराष्ट्र कच्छ में तो गुजरात पे काफी कम 0.2 मिलीमीटर बारिश होती है, और यहाँ पर गुजरात रीजन भी लगभग वैसा ही है। पर इस बार क्या हुआ है कि एंटी साइक्लोन लगातार बन रहा है, फिर यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना था राजस्थान मध्य प्रदेश के आसपास पिछले स्पेल में, तो इसी के चलते गुजरात के आसपास भी, क्योंकि इस बार सिस्टम्स बने हैं और नमी तो अरब सागर की तरफ से मिल ही रही थी एंटी साइक्लोन के कारण, विपरीत चक्रवाती क्षेत्र के कारण, तो इसलिए गुजरात में इस बार देखने को मिली है इतनी बारिश। और मध्य महाराष्ट्र में भी काफी कम है एवरेज, उससे ज्यादा इस बार बारिश होती है। तो लार्ज एक्सेस ये बस 3 क्षेत्र हैं। तो ये हुआ। अब अगर वेदर की बात करूं तो वेदर में आप देखिए कि जो बादल है वो यानी कि काफी ज्यादा अभी अब भारत के ऊपर देख पा रहे होंगे कि बादल छाए हुए हैं, कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो रही है। जैसे कि कई इलाकों में, जैसे रायपुर में बादल पिछले 1-2 दिनों से ही छा रहे हैं। कल बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। उतनी भारी बारिश नहीं हुई है, पर हाँ देखने को मिली थी। आज सुबह तक बादल थे, अब हटे हैं, पर अभी भी यानी कि बादलों की आवाजाही बनी हुई है, क्योंकि कई सिस्टम्स अभी बने हुए हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका हो गया, इधर है, दूसरा इधर है, एक ट्रफ रेखा इस प्रकार जा रही है, यहाँ एक ट्रफ रेखा जुड़ रही है, और साथ ही इनके सपोर्ट में एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर पर, दूसरा बंगाल की खाड़ी पर। तो यहाँ से जो है इस प्रकार मॉइस्चर जो है वो लगातार दोनों सागरों से, यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों तरफ से जा रही है। और तापमान भी बढ़े हुए हैं, यानी कि कम से कम मिड 30s तक, और कुछ इलाकों में 30 to 40 के बीच भी तापमान पहुंच जा रहे थे। अभी हालांकि बारिश होकर थोड़ी कम हुई है, पर तब भी मिड 30s के आसपास जा रही है तापमान। तो इसलिए भी क्या हो रहा है, जब तापमान बढ़ते हैं तो आपको पता है कि इवेपोरेशन देखने को मिलती है, और इसलिए आप देखिए बादल बने हुए हैं और बारिश की गतिविधियां होती है इसी के चलते। तो ये चीजें, हालांकि अगर 40 के ऊपर तापमान बनते और ये सिचुएशन बनी होती तो काफी ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती, यानी कि बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है अभी बारिश होने का। और 40 डिग्री के ऊपर और भी, यानी कि एटमोसफेयर में पूरा इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाता है। तो अभी उतना तापमान नहीं बढ़ा है, तो कुछ इलाकों में आप देखेंगे कि केवल बादल छा रहे हैं, बारिश हो नहीं रही है, बादल हट जा रहे हैं। और होने से यानी कि कुछ इलाकों में कभी हल्की बारिश हो रही है। तो अगर 40 डिग्री के ऊपर तापमान होते तो कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश होती है, हालांकि कुछ इलाकों में हो भी रही है। तो आप देखिए ज्यादातर इलाकों में ही भारत में उत्तर से लेकर मध्य भारत तक बादल छाए हुए हैं। उत्तर पहाड़ों में एक पश्चिमी विक्षोभ भी आया है, ये भी इस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। और दक्षिण भारत के हालांकि कुछ इलाकों में थोड़े कम बादल है, पर यहाँ तक भी बादल छाए हुए हैं। पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में भी बादल हैं, कुछ इलाकों में यहाँ पर काल वैसाखी जैसा जैसे हालातें भी बनी हुई है। तो ये है। और अब अगर मौसम की मैं वेदर मॉडल में चलूं तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बोल रहा था, यहाँ 1 मिनट, हाँ, ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अभी बना हुआ है यहाँ, अभी लगभग बना हुआ है। ट्रफ रेखा यहाँ, एक ट्रफ रेखा इधर भी जा रही है राजस्थान से तो गुजरात की तरफ, और ये दो, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में लगभग प्रयागराज वगैरह के आसपास बना हुआ है, यानी कि पूर्व उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, थोड़ा इधर उधर तो होगा ही। तो इन इलाकों में तो हवाएं ऊपर उठ रही है इसलिए। और एंटी साइक्लोन जो है वो अरब सागर में जैसे यहाँ पर बना हुआ है, या बंगाल की खाड़ी में, अभी नीचे में थोड़ा नीचे करूंगा स्क्रॉल तो आप देखेंगे। ये मैं हटा देता हूँ एनोटेशंस में, बस अभी ये जैसे आपने देख लिया होगा,
यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एंटी साइक्लोन यानी कि विपरीत चक्रवातों का क्षेत्र है। यहाँ पर हवाएं जो है वो नीचे की तरफ सबसाइड होती है, तो यहाँ से हवाएं जाती है साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरफ। और क्योंकि ये जो हवाएं हैं ये एंटी साइक्लोन जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, तो यहाँ से इस प्रकार नमी वाली हवाएं भारत के भूखंड की तरफ जा रही है, और ऐसे में बोला तापमान भी बढ़े हुए हैं। सारे परिस्थितियों के चलते प्री मानसून गतिविधियां भारत के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। तो अब अगर शुरुआत करो, और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ भी अभी पहाड़ों में, यहाँ पर आप देखिए ये बना हुआ है पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस बना हुआ है पहाड़ों के आसपास, तो ये भी बर्फबारी वगैरह दे रही है। हालांकि उतनी भी तेज बर्फबारी नहीं है, पर हाँ हल्की, सॉरी मत बर्फबारी बोल रहा हूँ, बारिश अभी तो बर्फबारी कम हो चुकी है, पर हल्की या मध्यम बारिश गतिविधियां या कुछ इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। तो पहाड़ों में तो आज जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ साथ सारे इलाकों में कुछ ना कुछ बारिश गतिविधियां वगैरह देखने को मिलेगी। साथ ही वो जो हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सारे इलाकों में, और धीरे धीरे अभी कल होते होते बारिश की गतिविधियां 18 तारीख को ये उत्तराखंड तक तो आराम से फैल जाएगी, लेकिन पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 19 तारीख को भी बारिश जारी रह सकती है, हालांकि फिर उस समय गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह में बारिश थोड़ी कम हो सकती है, यानी कि उतनी नहीं रहेगी। फिर 20, 21, 21 तारीख तक उत्तराखंड में कुछ ना कुछ और जारी रहेगी। और उत्तराखंड में क्या है, ये जो सर्कुलेशन मैदानी इलाकों में बना हुआ है ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसके चलते यहाँ पर मध्यम एकाध इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां भी 21 से 22 तारीख के बीच देखने को मिल सकती है। फिर 22, 23 तारीख के बाद तो जो है वो तो धीरे धीरे फिर यहाँ पर बारिश कम है, कि उसके बाद फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा उत्तर भारत की तरफ, वो फिर से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां देना शुरू करेगा। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पर जो बीच में जो गैप है वो होगा आपका भारत के कई इलाकों में 20 तारीख के बाद, यानी कि 21 से 22 तारीख के बीच एक गैप आपको देखने को मिल सकता है थोड़ा, यानी कि बारिश की गतिविधियां थम सकती है इसके बाद से। तो अभी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करूं तो पंजाब में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। काफी संभावना तो है ही पंजाब हरियाणा इन इलाकों में, यानी कि बादल होंगे। पश्चिमी विक्षोभ भी है, यहाँ सर्कुलेशन भी है, कुछ पूर्वी हवाएं भी यहाँ से चल जा रही है, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से थोड़े इनडायरेक्ट मॉइस्चर यहाँ तक पहुंचा दे रही है। तो इन सारे परिस्थितियों में पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई के भी जो इलाके हैं यहाँ भी चांस काफी ज्यादा है, हल्की से मध्यम बारिश होगी। भारी बारिश की संभावना थोड़ी कम है, पर एक आध इलाकों में हो सकती है, खास हो सकती है। तो यह है, पर दिल्ली में जो है थोड़ी आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, पर यहाँ भी गरजने वाले बादल बन सकते हैं। साथ ही हल्की बारिश की गतिविधियां, मध्यम बारिश की गतिविधियां दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के और जो पश्चिमी इलाके हैं वो गए, मध्य इलाके, यानी कि पूरा जो स्ट्रेच है पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, अगर उत्तर भारत की बोलूं तो हालांकि पश्चिम बंगाल तक भी बारिश की गतिविधियां, ये जो पूरा स्ट्रेच है वहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि ये वाला जो पूरा इलाका है यहाँ बारिश की गतिविधियां होगी ही। गंगा का जो मैदानी इलाका है यहाँ पर उत्तर भारत में, लगभग पूरे उत्तर भारत में ही कल बारिश की संभावना बनी हुई है। केवल जो पश्चिमी राजस्थान के इलाका है, जैसलमेर बीकानेर जोधपुर वाला जो इलाका, यहाँ पर 18 तारीख को बारिश की संभावना थोड़ी सी कम बनी हुई है कल। तो अगर बारिश नहीं होती तो तापमान कुछ बढ़ सकते हैं, गर्म मौसम हो सकता है, क्योंकि लग रहा है इस प्रकार शुष्क हवाएं यहाँ पर चल सकती है, क्योंकि अभी सर्कुलेशन थोड़ा आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार। तो इसी के चलते और श्रीगंगानगर वगैरह यहाँ भी हल्की हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना ज्यादा है, होगी। जयपुर कोटा इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अलवर और जो आसपास के इलाके सीकर वगैरह अजमेर में भी बारिश हो सकती है। और जो दक्षिण में उदयपुर चित्तौड़गढ़ हो गया, पालमपुर हो गया, इन इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां में गर्जना के साथ आपको कल देखने को मिल सकती है। और 19 तारीख को जो है फिर धीरे धीरे दूसरा पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे 19, 20 तारीख के आसपास आना थोड़ा शुरू कर सकता है, हालांकि भारत से दूर होगा। पर 19 तारीख को क्या है कि अभी वेदर मॉडल तो दिखा रहा है कि एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर बनेगा और पश्चिमी राजस्थान में कुछ ये ऐसे, उस पहले आप देख सकते हैं जैसलमेर में देखने ऊपर दिख रही है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी भी ज्यादा नहीं है। पर हाँ, क्योंकि अगर तापमान बढ़ते हैं और मॉइस्चर अगर मिल जाता है तो बारिश की गतिविधियां अवश्य ही देखने को मिलेगी। कम से कम बादल बादल तो अभी छाएंगे ही अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन सारे इलाकों में। और यहाँ पर हो गया, तो इसके उत्तर भारत में यानी कि बारिश की गतिविधियां ज्यादातर इलाकों में ही अभी जारी रहेगी। और उसके बाद यानी कि 20 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हो जारी रहेगी।
और 21 तारीख होते होते क्या होगा कि ये शुष्क हवाएं फिर धीरे धीरे पश्चिमी दिशा से चल सकती हैं। इन शुष्क हवाओं के चलने के चलते राजस्थान के कई इलाकों का मौसम शुष्क हो सकता है। और 22 तारीख को ज्यादातर इलाका ही उत्तर भारत में आप देखिए शुष्क हो जाएगा। हालांकि अरब सागर की तरफ से क्योंकि एंटी साइक्लोन बना हुआ है तो नमी इस प्रकार आ सकती है, पर ये उतनी नहीं होगी, कोई वेदर सिस्टम भी नहीं रहेगा। और यहाँ से आप देखिए ऐसे टर्न करके जो शुष्क हवाएं चलेंगी पूरे मध्य भारत तक मौसम को शुष्क कर देगी 22 तारीख को। तो हो सकता है कि 22 तारीख के सुबह और 21 तारीख को कुछ इलाकों में अब देखिए बारिश की गतिविधियां 21 तारीख तक ही ज्यादातर इलाकों में साफ हो जाएंगे, पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश रह सकती है। पर आप देखिए 22 तारीख के सुबह कई इलाकों में, ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क हो जाएगा। तो हल्की जो सर्दी आपको हो सकता है कि देखने को मिल जाए 22 तारीख का जो सुबह वो थोड़ा सर्द हो, क्योंकि बादल हट जाएंगे तो मौसम क्लियर हो जाएगा। और जैसे 21 तारीख को हो सकता है पहला दिन हो धूप निकलने का, तो उतना तापमान ना बढ़े, अब उस दिन कुछ बादल छाए रहे, तो 21 तारीख का दिन उतना जो है गर्म ना हो। तो इसलिए रात में जब और मौसम शुष्क हो जाए तो और भी जितना भी हीट बचा हुआ था वो भी निकल जाए, तो थोड़ी जो हल्की सर्दी वो आपको 22 तारीख को देखने को मुझे एकदम तेज सर्दी ऐसा कुछ नहीं होगा। कंफर्टेबल वेदर से थोड़ा हल्का, थोड़ा सा चिलिंग इफेक्ट हो सकता है। पर 22 तारीख को जैसे दिन जैसे क्लियर रहता है मौसम को, आपको पता है कि मॉइस्चर इन कम रहने से, नहीं रहने से धूप को जो है कोई फिल्टर नहीं कर पाता है, तो इसलिए तेज धूप सारे इलाकों में आप जो देख रहे हैं मौसम शुष्क है मध्य भारत तक देखने को मिलेगी, और तापमान काफी बढ़ सकते हैं, शूट शूट कर सकते हैं। तो ये होगा। और अब अगर मैं बात करूं पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार, झारखंड, इन सारे इलाकों में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान कुछ ना कुछ बारिश होगी, मेघ गर्जना वगैरह के साथ साथ। और बंगाल की खाड़ी की तरफ से तो लगातार यहाँ पर मॉइस्चर पहुंच रहा है धड़ाधड़, तो इन सारे इलाकों में। और उड़ीसा के भी जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, जो तटीय इलाके हैं वहां पर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है बारिश। कुछ इलाकों में काल वैसाखी जैसा भी जो मौसम है, काल वैसाखी प्रोमिनेंटली इन इलाकों में ही जो पूर्वोत्तर के साथ साथ पूर्वी भारत है, यानी कि यहाँ छोटा नागपुर, प्लेटू तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी कभी कभी बढ़ जाता है। और यहाँ उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोरबा वगैरह तक आ जाता है, कोरबा या फिर कभी कभी रायपुर वगैरह तक, यानी कि उस टाइप यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ भी बारिश में गर्जना होती है। पर जो मेन काल वैसाखी है जहाँ पर 100%, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो हवाएं हैं वो भी कभी कभी पहुंच जाती है, वो चीज मुख्यतः पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ तक कि बिहार के भी स्पेशली पूर्वी इलाके और उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलती है। वो मार्च में उतनी नहीं देखने को मिलती है। अप्रैल और मई में जब तापमान काफी बढ़ जाते हैं उस समय उसको नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, और ये यानी कि काफी ज्यादा जो है भयावह मौसम, हिंसक मौसम बन जाता है उस समय। तो वो स्थितियां की संभावना इस समय जो मौसम प्रणाली के चलते इसकी संभावना कम है, पर कुछ इलाकों से हम इनकार भी नहीं कर सकते। और 19 तारीख के बाद है, क्योंकि ये जो वेदर एक्टिविटी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर आप देखिए पूर्वी हवाएं लगातार ऐसे एक ट्रफ रेखा भी हो सकता है कि बन जाए, इसके नीचे से पश्चिमी हवाएं इस प्रकार आए और यहाँ ऊपर से पूर्वी हवाएं। तो अब देखिए उत्तर प्रदेश से क्योंकि पूर्वी हवाएं चलेंगी, तो अयोध्या होगा, बरेली, यहाँ पर तो इन सारे इलाकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ बारिश होगी 20 तारीख को भी। और पटना वगैरह में, यहाँ पर बिहार में हो गया या पश्चिम बंगाल में हो गया, बारिश की गतिविधियां कुछ ना कुछ जारी रहेगी। झारखंड में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा में जो है यहाँ पर 20 तारीख के बाद उड़ीसा में बारिश की संभावना कम है, पर रूल आउट नहीं कर सकते हम। उत्तर पूर्वी राज्यों में तो और बढ़ जाएगी 19-20 के बाद बारिश की गतिविधियां, बांग्लादेश सटे हुआ जो इलाका है यहाँ पर, और पश्चिमी विक्षोभ का भी जो रेमिनेंट है वो भी पहुंचेगा धीरे धीरे, तो ये भी सपोर्ट कर सकता है। तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होगी लगातार। फिर 22 तारीख के बाद ये जो पश्चिमी हवाएं चलेंगी हटा देगी पूर्वी भारत से भी धीरे धीरे मौसम जो बारिश वाला है उसको हटा देगी। जो एंटी साइक्लोन की हवाएं भी आप देखिए जो ऐसे आ रही थी अभी और यहाँ पर, और फिर पूर्वी हवाएं ऐसी शेप ले रही थी, तो ये भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ से तेजी से पश्चिमी दिशा से इस प्रकार जो हवाएं चलेंगी शुष्क हवाएं, तो ये इस हवाओं को, इन हवाओं को, नमी वाली हवाओं को नहीं आने देगी, बारिश को ढकेल देगी। हालांकि उत्तर पूर्वी राज्यों से तब भी बारिश कम नहीं होगी। तो ये होगा, यानी कि 23 तारीख के बाद से यहाँ भी मौसम धीरे धीरे जो है शुष्क हो जाएगा और शुष्क होते ही तापमान बढ़ेंगे। तो अब तक मैं मैक्सिमम 23-24 तक ही बात करता हूँ, उसके आगे बाकी वीडियोस में बात करूंगा।
तो यह है। और पूर्वी भारत की बात हो गई, अब मध्य भारत की तरफ चलते हैं। मध्य भारत में गुजरात की बात करो तो गुजरात में क्या हो रहा है, गुजरात में अभी अरब सागर की तरफ से कुछ नमी आ रही है, सर्कुलेशन वगैरह राजस्थान में बना हुआ है, तापमान बढ़ते हैं तो गुजरात के कुछ इलाकों में मेघ गर्जना वगैरह ही देखने को मिल सकते हैं। 18 तारीख को कोई खास बारिश होने की संभावना नहीं है। कई इलाकों में हो सकता है कि मौसम शुष्क रह जाए, तापमान काफी बढ़ जाए। हालांकि कुछ इलाकों में उमस भरी गर्मी भी देखने को मिल सकती है, और अगर बहुत ज्यादा उमस वगैरह बढ़ जाता है तो हो सकता है बादल बन के बारिश की गतिविधियां भी अचानक से देखने को मिल जाए। या फिर ये जो आप देखिए, जो राजस्थान का दक्षिणी इलाका गुजरात है, जहाँ पर केवल मेघ गर्जना वगैरह वेदर मॉडल दिखा रहा है, उतनी बारिश नहीं दिखा रही। यहाँ पर हो सकता है कि आपको धूल भरी आंधी भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी उतना भी जैसे मैंने बोला, तापमान नहीं बढ़ा है तो उतना ये जो है डेंजरस नहीं होगा, उतना खतरनाक तो नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी गुजरात के कुछ इलाकों में देखने को तो मिल ही सकती है। तो ये होगा गुजरात में, यानी कि कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, कुछ हल्की फुल्की बारिश अब गुजरात देख सकता है। गुजरात में मुख्यतः तो 21 तारीख के बाद ये भी समाप्त होने की संभावना है, इनकी बारिश काफी कम हो जाएगी। पर यानी कि अब देखिए, फिर से 23-24 तारीख के बाद कुछ वेदर एक्टिविटी आ जाएगी, यानी कि मौसम गुजरात में पूरी तरह तो शुष्क नहीं रहेगा, पर हाँ, ज्यादातर इलाकों में ज्यादातर समय के लिए शुष्क रह सकता है, पर कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कि तो प्रोमिनेंटली कोई खास वेदर एक्टिविटी गुजरात को आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कम से कम प्रभावित करने वाली नहीं है। तो ये है। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में अब भी ये जो वेदर एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला, पश्चिम से पूर्व में मूव करेगा, इसलिए भी गुजरात को प्रभावित नहीं कर रहा। उसी प्रकार पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगर जो वेदर एक्टिविटी था, वो धीरे धीरे पश्चिमी मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि पूर्वी राजस्थान से भी धीरे धीरे अगले 24 घंटों के दौरान हो सकता है पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश होगी। इंदौर, भोपाल, उज्जैन के साथ साथ इन सारे इलाकों में और बुंदेलखंड में भी बारिश की गतिविधियां हमको देखने को मिलेगी 18 तारीख को। पर 19 तारीख होते होते पश्चिमी मध्य प्रदेश से, जैसे इंदौर, भोपाल से धीरे धीरे बारिश हटेगा। बुंदेलखंड में तो 19 तारीख को भी बारिश की संभावना काफी बनी हुई है, यही क्योंकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश से सटा हुआ ये वाला इलाका है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, जो झांसी ललितपुर जो इस इलाके में जो आता है, वो बुंदेलखंड एरिया जो बोलते हैं। तो वहां पर तो होगी ही बारिश, पर जो पश्चिम मध्य प्रदेश से धीरे धीरे बारिश हट जाएगी, और यहाँ पर 20-21 तारीख के बाद मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा। थोड़ा अब देखिए, गर्म भी हो सकता है, यहाँ से जो पश्चिमी हवाएं, शुष्क हवाएं आएंगी इसके चलते। तो ये होगा। और इसी के साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करूं तो पूर्वी मध्य प्रदेश में 18 तारीख को भी बारिश होगी। 19 तारीख को भी बारिश गतिविधियों की संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ बुंदेलखंड रीजन में भी, जो झांसी, ललितपुर, ग्वालियर सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 21 तारीख के बाद से धीरे धीरे बारिश हटना शुरू होगी। 21 तारीख को भी हालांकि कुछ हल्की फुल्की बारिश देखने को आपको मिल सकती है। एक सर्कुलेशन यहाँ तब भी बना रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, एक ट्रफ रेखा इस प्रकार जाएगी नीचे तरफ। तो इन सारी परिस्थितियों के चलते देखने को तो मिल सकती है, पर संभावना कम रहेगी। 22 तारीख के बाद मौसम शुष्क हो जाएगा पूरी तरह। मतलब हो सकता है एक आध अभी तब भी बादल बादल रहे अगर तापमान बढ़ते हैं, पर मुख्यतः क्योंकि शुष्क हवा चलेंगे तो हो सकता है आसमान भी नीला, आसमान आपको साफ देखने को मिले। और तो ये मध्य प्रदेश में रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है अभी पश्चिम से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ज्यादा होगी। पश्चिम मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा। और यहाँ भी जो है, जैसे मैंने बोला, 21 तारीख के बाद जैसे 22 तारीख को वेदर क्लियर हो जाएगा, सुबह ठंडी देखने को मिलती है, तो यहाँ भी वैसा ही होगा। और इसके बाद अगर नीचे चलूं मैं, अगर महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में मुंबई में बारिश की गतिविधियां दिखी थी अभी, पर अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मुंबई में कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। पर आप देखिए मुंबई में क्या हो रहा था बीते दिनों के दौरान, आपने सुना होगा, खबरों में भी, न्यूज में भी सुना होगा कि क्या होता है आमतौर पर तापमान बढ़ने से जो है लैंड ब्रिज, सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है, तो जमीन में लो प्रेशर हो जाता है, तो सी में हाई प्रेशर रहता है, तो सी ब्रिज चलती है। वहीं रात में लैंड ब्रिज चलती है, रात में क्योंकि लैंड ठंडा हो जाता है, जमीन ठंडा हो जाता है, और जो सागर है वो गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पर उतनी जल्दी जल्दी से तापमान नहीं यानी कि घट पाता या बढ़ पाता है सागर में, आपको पता होगा। इसलिए उस समय रात को जमीन से इस प्रकार हवाएं आती है। तो पर मुंबई में क्या हो रहा था, ये सिचुएशन हमेशा नहीं हो रही। जैसे मुंबई में क्या हो रहा था, शुष्क हवाएं, क्योंकि लगातार इस प्रकार जो उत्तरी हवाएं उस समय चल रही थी, ऐसा कोई वेदर सिस्टम नहीं था, तो उत्तरी हवाएं लगातार ऐसे महाराष्ट्र की तरफ से इस प्रकार काफी तेजी से चल रही थी यहाँ पर, यानी कि उत्तरी दिशा से। फिर यहाँ पर तो पूर्वी दिशा से, पूर्वी उत्तर पूर्वी दिशा से हवाएं जो लगातार चल रही थी, इन हवाओं के चलते मुंबई में
लैंड जो सी ब्रीज है, सी ब्रीज जो है वो ठंडी होती है, ये तापमान को उतना नियंत्रण में रखती है। तो ये चल नहीं पा रही थी, और कभी कभी सी ब्रीज के चलते भी क्या होता है कि बादल बादल आ जाते हैं, बारिश भी देखने को मिल जाती है। तो ये लैंड ब्रीज शुष्क हवाएं लगातार चल रही थी यहाँ पर। तो तापमान काफी ज्यादा बढ़े हुए थे मुंबई में, जहाँ पर जो जितना तापमान है कि 40 डिग्री के आसपास कुछ इलाकों में, एकदम तट में, जो तट है, बीच है, वहां तो नहीं देखने को मिली, बट जैसे ठाणे और इसके अंदर में ठाणे कल्याण के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर 40 डिग्री का आंकड़ा पहुंच गया था, जो कि यहाँ पर यानी कि उतना अब देखेंगे कि यहाँ दिख जाती है कभी कभार मार्च में भी, अगर स्थितियां इस प्रकार होती है, पर ये मुख्यतः अप्रैल मई के महीने में दिखने को मिलती है, कभी कभार जून के महीने में। मार्च में उतना प्रोमिनेंट नहीं है, और यानी कि कम से कम 4-5 दिनों के लिए ये बना हुआ था कम से कम, और या एक हफ्ते के लिए ये स्थितियां बनी हुई थी। तो काफी ज्यादा लोगों को परेशानियां देखने को मिली, पर उसके बाद सीरीज चली, और वेदर सिस्टम है, मौसम बदली, और बारिश की चीजें देखने को मिली है। और अभी 18 तारीख को क्या होगा, 18 तारीख को ये सुबह तो आप देखेंगे लैंड ब्रिज चल सकते हैं, पर सुबह की जो हवाएं हैं वो इतनी गर्म नहीं होती, आपको पता है। पर जैसे ही तापमान बढ़ेंगे, सी ब्रिज अब चलने की संभावना बनी हुई है। और सी ब्रिज के साथ ही हो सकता है कि कुछ इलाकों में, जो गुजरात के कुछ पूर्वी इलाकों, सूरत, वलसाड, नवसारी, यहाँ पर मेघगर्जना होगी, और उसी के साथ हो सकता है मेघगर्जना और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उसी के साथ मुंबई में भी बादल छा सकते हैं, हो सकता है लो क्लाउड्स आ जाए और मेघ गर्जना यहाँ भी देखने को मिल जाए। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए। तो यहाँ पर इसलिए मुंबई में उतनी भी गर्मी नहीं रहेगी, पर तब भी हाँ थोड़ी उमस भरी गर्मी या हल्का तापमान बढ़ा रह सकता है। और महाराष्ट्र के शेष इलाकों में, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है अभी। और विदर्भ में, नागपुर वगैरह में, यहाँ पर अभी तो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। एक आध इलाके जो महाराष्ट्र के, जैसे नांदेड़ वगैरह वगैरह, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। तो ये रहेगा महाराष्ट्र में, यानी कि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। 21 तारीख के बाद यहाँ भी मौसम शुष्क हो जाएगा, शुष्क हवाएं जो आएगी पूरे इलाके में। और यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ तक शुष्क होगा मौसम। छत्तीसगढ़ में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कोरिया, कोरबा से लेकर के रायपुर हो गया, यहाँ पर जगदलपुर तक, कांकेर तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। रायपुर में आज तो बारिश नहीं हुई है, यानी कि ये थोड़ा प्रेडिक्शन हो सकता है कि इधर उधर हो, पर मुख्यतः चांस है, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम से बनी हुई है, नमी लगातार बरकरार है। 18, 19, यहाँ तक कि 20 तारीख को भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और 21 तारीख होते होते यहाँ से भी धीरे धीरे मौसम शुष्क होने लगेगा। 22 तारीख को धीरे मौसम शुष्क होगा, और 22 तारीख को यहाँ भी सुबह थोड़ा कंफर्टेबल वेदर हो जाएगा, और दिन में फिर तापमान बढ़ने लग जाएंगे 21-22 तारीख के बाद। यहाँ पर आप देखिए, जो लगातार शुष्क हवाएं चलेंगी, इसके चलते पूरे उड़ीसा तक, उड़ीसा के भी आंतरिक हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी इसी प्रकार 21 से 22 तारीख तक। उसके बाद पूरे उड़ीसा तक शुष्क हवाएं पहुंचेंगी, और मौसम पूरे मध्य भारत में शुष्क हो जाएगा। यानी कि मध्य भारत में वेदर एक्टिविटी जो है, ये वाली जो स्पेल है वो 20 या 21 तारीख तक जारी रहेगी। 22 तारीख के बाद शुष्क होने लग जाएगा। हालांकि तब भी 22 तारीख को भी आप देखिए, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर वगैरह में कुछ बादल अगर पहुंच जाते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश वगैरह की तरफ से, तो कुछ हल्की बारिश वो दे सकती है, पर खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये है। और दक्षिण भारत की तरफ चलो, तो दक्षिण भारत में तो पहले के महीने में, यानी कि मार्च शुरुआत में, फरवरी में तो गर्मी काफी हुई, बारिश नहीं देखने को मिली, पर अब बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है तेलंगाना में। अगले 24 घंटों के दौरान ये आप देखिए, दिन में तो प्री मानसून गतिविधियां होती है, आप देखेंगे आज जैसे रात को तो, यानी कि अब देखिए सारे इलाकों से जैसे बारिश हट चुकी है। और यहीं पर अगर मैं आपको 4 बजे, 3-4 बजे के आसपास दिखाऊं, तब देखिए फिर से बारिश वापस होती है। ये प्री मानसून बारिश में यही होता है, जैसे तापमान दिन के बढ़ते हैं, उसी समय बारिश ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये होता है। तो तेलंगाना में बारिश, जो बारिश की गतिविधियां आप देखिए, कल हल्की से मध्यम, एक आध इलाकों में भारी बारिश हो सकती है तेलंगाना में। और ये 19, 20 तारीख को तेलंगाना में लगातार जारी रहेगा, 21 तारीख तक। 22 तारीख होते होते तेलंगाना से भी धीरे धीरे वेदर एक्टिविटी हटेगी, पर यहाँ तब भी बूंदाबांदी वगैरह 22 तारीख को भी जारी रह सकती है। आंध्र प्रदेश में तो भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, मध्यम से भारी कई इलाकों में हो सकती है। और रायलसीमा में, स्पेशली आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, विशाखापट्टनम वगैरह, विजयवाड़ा वगैरह में ही केवल भारी बारिश की गतिविधियों की चांस ज्यादा है। रायलसीमा का जो एरिया है, यहाँ भी 21-22 के बाद वेदर एक्टिविटी इंटेंसिटी में कमी आएगी, पर तब भी तटीय इलाकों में, कुछ एक इलाकों में हम बारिश से उस समय भी रूल आउट नहीं कर सकते। और इसके बाद तमिलनाडु की बात करूं, तमिलनाडु में भी जो स्पेशली तटीय इलाके हैं, यहाँ भी भारी बारिश की संभावना है। चेन्नई, और नेल्लोर तो हालांकि इसमें आ गया आपका रायलसीमा में, नेल्लोर में भी बारिश हो सकती है, भारी बारिश। चेन्नई, पुडुचेरी, यहाँ तंजावुर तक भारी बारिश, मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।
मुख्यतः हल्की से मध्यम होगी, कुछ इलाकों में भारी हो सकती है। बेंगलोर में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, जो दक्षिणांतरिक कर्नाटक है, बेंगलोर, चामराजनगर वगैरह। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में हल्की या मध्यम बारिश की स्थितियां देखने को मिल सकती है। तटीय कर्नाटका में हल्की बारिश होगी, यानी कि बादल बादल छाएंगे, हल्की बारिश की स्थितियां देखने को मिल सकती है। केरला में भी हल्की से हल्की बारिश होगी, एक आध मध्यम स्पेल्स केरला में भी देखने को मिल सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश होगी और लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश की स्थितियां देखने को मिल सकती है। ये रहेगा अभी का अपडेट। अभी का ये अपडेट, आगे के अपडेट्स के लिए देख लीजिए मेरे चैनल को। जय जय भारत।